पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा टी20 मैच एक तरह से आज रात खेला जाएगा, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे तो कम से कम एक इनिंग्स का ख़ात्मा हो चुका होगा, बल्कि जो देर उठते हैं उनके लिए शायद मैच का नतीजा भी आ चुका होगा कि 5 बजे 17 जनवरी को ये मैच शुरू होगा। और इस मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 तब्दीलियाँ की गई हैं और उनमें से 2 तब्दीलियां उनके बारे में मैंने पहले कह दिया था कि ये होनी है। अलबत्ता जो तीसरी तब्दीली है वो किसी हद तक हैरान कुन है। एक तो ये कि आज़म खान को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। लगता ऐसा है कि पीसीबी की मैनेजमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि आज़म खान को निचोड़ कर उनसे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस लेनी है, क्योंकि जो समझ आती है कि आज़म खान तेज़ पिचेस का बैट्समैन नहीं है। वो हो सकता है कि एशियन कंडीशन में कामयाब हो जाए, हालांकि उन्हें एशियन कंडीशन में भी मौका मिला। शारजा में जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी, 2 मैचेस में उन्हें मौका मिला, एक में 0 पर आउट हुए और एक में 1 रन बना सके। तो अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स के ख़िलाफ़ भी वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। लेकिन चले 2 इनिंग्स की बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि उनकी पूरी जो कैपेबिलिटी है पीएसएल की या जो दीगर लीग्स होती हैं, ख़ासतौर पर सीपीएल की, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उन्हें कम से कम एशियन कंडीशन में मौका दिया जा सकता है जहां पर वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जो उनकी बॉडी है, जो उनकी फिज़ीक है, उसको देखकर क्या आपको लगता है कि ये बंदा तेज़ गेंद को 145 की रफ्तार से आने वाली गेंद को पुल कर सकता है या उसे सही तरीके से खेल सकता है? तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि हमारी टीम मैनेजमेंट को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। ये एक तरह से आज़म खान के साथ भी ज़्यादती हो रही है। आज़म खान को अगर आपने प्लेयर बनाना है, उसको पाकिस्तान टीम में खेलने के काबिल करना है, तो उसको मुवाफिक जो सिचुएशन होती है वहाँ पर मौके देने चाहिए, और जहाँ पर जिस खिलाड़ी की जगह बनती है उसको वहाँ मौका देना चाहिए। साहबजादा फरहान 2023 में पाकिस्तान की जो जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं सबसे ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट था। क्योंकि मैं स्ट्राइक रेट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट का ही रोना धोना मोहम्मद हफीज़ बहुत किया करते थे। जब ये टीवी पर बैठते थे, लगता ऐसा था कि जितने भी पाकिस्तान टीम के मसाइल हैं उसकी जो हल है, उसकी जो सलूशन है वो हफीज़ के पास है, और हफीज़ जैसे आएंगे एकदम टीम जीतना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए बुरी खबर ये है कि आखिरी 11 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान को सिर्फ 2 फतवात मिल सकी हैं, और जो पाकिस्तान की बेतरपे शिकस्तें हो रही हैं, लगातार 5वें मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है जब से कप्तान चेंज हुआ है। 3 टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 2 टी20 में न्यूजीलैंड में आकर शिकस्त हुई है। तो ये चीज़ें एक नेगेटिव असर डाल रही हैं प्लेयर्स के ऊपर, उनका एतमाद ख़राब हो रहा है। लेकिन हमारी टीम जो मैनेजमेंट है वो अभी सीख रही है। वो कह रहे हैं सीखने का बहुत कुछ मिला यहाँ से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक अहम तरीन सीरीज़ खेलने जा रहे थे, लेकिन हफीज़ कहते हमें सीखने का मौका मिला। तो भाई, सीखने का जो मौका होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता, यहाँ तो परफॉर्म करना होता है। जो सीखने का मरहला होता है उसके लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं। खुदा के लिए एक इंटरनेशनल सीरीज़ को, एक पाकिस्तान की रैंकिंग को ख़तरे में डालकर आप सीखें नहीं। और इन लोगों का तजर्बा है क्या? अगर मोहम्मद हफीज़ की कोई कोचिंग लेवल तजर्बा है, बग़ैर इश्तिहार के आ गए, सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर, तो अब वो फ़ैसले अपनी मंतक के मुताबिक कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो प्रोफेसर हैं, हर चीज़ जानते हैं, वो बेस्ट हैं और वो गलत हो ही सकते नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। और यहाँ तक पाकिस्तान की ओपनिंग की बात है सैम अयूब की, तो मेरे ख्याल में आज सैम अयूब को एक बड़ी इनिंग्स खेलना पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारा जो जितनी भी नई मैनेजमेंट है या सोशल मीडिया के कुछ माहिरीन हैं, माहिरीन कह लें, चलें खुश हो जाएंगे, तो उनको कम से कम ये कह लें कि ये हमारा असल मसला पावर प्ले का है। पावर प्ले में हफीज़ और रिजवान बहुत स्लो हफीज़ कह रहा हूँ, बाबर आजम और रिजवान बहुत स्लो खेलते हैं। होता क्या है, दोनों मैचों में जो अब तक खेले गए हैं, जब से ओपनिंग चेंज की गई है, दोनों मैचों में तीसरे ओवर में तो ये जोड़ी खड़ी होती है, बाबर आजम और रिजवान। सैम अयूब ने पहले इनिंग्स में 8 गेंदें खेली, दूसरी में मेरे ख्याल में 2-3 गेंदें खेली। तो ये तो बात तो वही आ गई है। अगर रन्स आगे लेके जा रहे हैं तो बाबर आजम लेके जा रहे हैं। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट दोनों मैचों में अच्छा रहा है। रिजवान को शायद नया ओपनर रास नहीं आ रहा, या उनको
जो रोल दिया गया है हार्ड हिटिंग करने का, शायद वो अभी रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट फिर भी कह सकते हैं कि बेहतर है। गुज़िश्ता मैच में तो चले ज़्यादा खेले नहीं थे, पहली गेंद पर छक्का लगाया, उसके बाद ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सके क्रीज़ पर, लेकिन पहले मैच में फिर भी सही खेल रहे थे। तो यहाँ पर अगर सैम अयूब की सिचुएशन यही रहती है कि वो मुश्किल से 7, 8, 10 गेंदें खेलते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह पाकिस्तान टीम आगे जा सकती है, क्योंकि हमारी हर टीम का एक माहौल होता है। हमारी टीम की एक बदकिस्मती है या ये इनके अंदर इतनी पावर नहीं है, ख़ुद को समझते हैं कि जैसे विकेट गिरती है इनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनसे रन्स नहीं होते हैं, और यही चीज़ हमें समझना पड़ेगी। तो चलें, एक तो ये है कि ओपनिंग वही रहेगी, सैम अयूब और रिजवान। वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम आएंगे, फिर फ़खर जमान आएंगे। और मेरा तो ये ख्याल है कि अगर सैम अयूब अगर अगले मैच में भी अल्लाह ना करे नाकाम होते हैं, हमारी दुआ है कि वो कामयाब हों, क्योंकि यार मिजाज खिलाड़ी हैं और हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए, लेकिन 7-8 गेंदों के लिए नहीं चाहिए। कम से कम पावर प्ले तो खेल लें वो। अगर वो पावर प्ले खेलते हैं, अपना 50-60 कम से कम 40+ रन करते हैं, तो फिर एक पाकिस्तान टीम को इसका फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो 7-8 गेंदें खेलते हैं, बेशक वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेलें, तो उसके बाद जो अगर वो आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा धचका लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक विकेट गिरती है तो फिर हमारे लिए लाइन लग जाती है हमारे बैट्समैनों की। तो एक तो ये कि अगर सैम अयूब नाकाम होते हैं तो फिर फ़खर जमान को ट्राई किया जा सकता है। और अगर फ़खर जमान की हालांकि ओपनिंग किया या T20 में जो रिकॉर्ड है, आपको मैंने पहले बताया है कि वो उनके अंदर तसलसल बिल्कुल नहीं है। और जो गुज़िश्ता मैच में 50 की, ये गुज़िश्ता 16 मैचेस में किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ उनकी पहली 50 थी। इससे पहले गुज़िश्ता 15 मैचेस में सिर्फ हांगकांग के ख़िलाफ़ एक 50 बना सके थे। तो कारकर्दगी उनके अंदर भी तसलसल नहीं है। लेकिन चूँकि स्ट्राइक रेट कहा जा रहा है, तो चले मान लेते हैं। हालांकि मैंने पहले कई बार बताया है कि स्ट्राइक रेट के लिहाज से बाबर आजम ने भी कई बड़ी इनिंग्स खेली हुई है, ज़रूरत के मुताबिक वो भी खेलते हैं। लेकिन चलें अब इस बहस को ख़त्म करते हैं कि ओपनिंग जोड़ी जो चेंज करने का शौक़ है वो पूरा हो रहा है, आगे देखते हैं। उसके बाद फ़खर जमान है, इफ्तिखार अहमद को बरकरार रखा गया है, और इफ्तिखार अहमद के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि इफ्तिखार अहमद आउट ऑफ फॉर्म है। गुज़िश्ता 2 मैचेस में गो के वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उससे पहले वो कर रहे थे। इसके बारे में मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया हुआ है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और उसके बाद आज़म खान को बरकरार रखा गया है। और इसके बारे में जो इतलात हैं कि टीम मैनेजमेंट ने कप्तान शायद चेंज करना चाह रहे थे, और जो हमें इतला आई थी कि फ़ैसला भी कर लिया गया था कि हसीबुल्लाह खान को मौका देंगे। हालांकि हसीबुल्लाह खान का भी T20 जो रिकॉर्ड है, इतना ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर टीम मैनेजमेंट की जानिब से प्रेशर आया कि ये उनके ग्रुप का खिलाड़ी है, और जहाँ से जिसकी सिफारिश पर मोहम्मद हफीज़ PCB में आए हैं, तो वो 2 साफ़ी भी आज़म खान के बहुत करीब है, ख़ास तौर पर मोइन खान के। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि यार इनको एक मौका और दे दें, वरना अब अगर आउट हुआ तो फिर पता नहीं कब वापस आएगा टीम में। तो आज़म खान को बहरहाल मौका दिया गया है, और उसामा मीर की जगह अब मोहम्मद नवाज़ को लाया गया है, जो कि सही फ़ैसला है। और इसके बारे में मैंने कहा था कि मोहम्मद नवाज़ से कम आप उम्मीद तो ये तो कर सकते हैं कि इकनॉमिकल बॉलर हैं और कुछ बैटिंग भी कर लेते हैं। और उसके बाद शाहीन अफरीदी हैं, ज़ाहिर है कैप्टन बरकरार रहेंगे। और आमिर जमाल को ड्रॉप करके जो लाया गया है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया गया है, जो कि एक अच्छा फ़ैसला है, और मैंने पहले कहा था कि होना चाहिए। अलबत्ता अब्बास अफरीदी को ड्रॉप किया गया है, जो कि किसी हद तक बेहतर परफॉर्म कर रहे थे 2 मैचेस में। अब उन्हें ड्रॉप करके ज़मान खान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है तीसरे T20 मैच के लिए। इसमें देखना ये होगा कि शाहीन अफरीदी कैप्टनसी कैसे करते हैं। पावर प्ले में क्या मोहम्मद नवाज़ को आजमाया जाएगा, या फिर उनके साथ ज़मान खान या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़मान खान भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, और मोहम्मद वसीम जूनियर भी अच्छी कर लेते हैं। अलबत्ता हारिस रऊफ़ को नहीं लाना चाहिए, ये बात मेरे ख्याल में समझना पड़ेगी शाहीन अफरीदी को, क्योंकि पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन्स पड़ते हैं। अब इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी सारी विकेटें जो हैं वो डेथ ओवर्स में हैं, और डेथ ओवर्स में उनकी जो एक तो बॉलिंग अच्छी है और फिर रन्स नहीं देते। तो डेथ ओवर्स के लिए उनको ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए, जो खिलाड़ी जहाँ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और यही कैप्टनसी होती है, यही क्रिकेट सेंस होता है।
जो कि मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को समझना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम में ये 3 तब्दीलियाँ क्या रंग लाती हैं, क्या ये 3 तब्दीलियाँ पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकेंगी जो कि रूठी हुई है और पाकिस्तान को लगातार शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है।